रेशियो है आपके पास कैपेसिटेंस जब मीडियम मौजूद हो और कैपेसिटेंस जब वैक्यूम मौजूद हो, दोनों कैपेसिटेंस की जो रेशियो है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, एंड वेलकम टू पंजाब फिजिक्स चैनल। होप सो यू विल बी फाइंड अ स्टूडेंट। आज हमने जिस टॉपिक पे थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी है, बेसिकली हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारा बेसिकली ये जो टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसी का ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से पहले हमने जिस लेक्चर को डिस्कस किया था वो था कैपेसिटर। ठीक है, अब हमने कैपेसिटेंस जो है उसको कैलकुलेट करना है। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमारा यही पर्पस है। तो कैलकुलेशन करने से पहले दो तीन पॉइंट्स हैं, उनको आप जरा ज़हन में रख लें। ठीक है, आपने अपनी जो डिस्कशन है उसका आगाज कुछ इस तरह से करना है कि आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V होगा, वो जो प्लेट्स हैं उनका एरिया A होगा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो D होगा। ठीक है, और उनके दरमियान जो मीडियम है वो आपके पास वैक्यूम भी हो सकता है, यानी खाली जगह आप कह लें कुछ भी ना हो, और एयर भी हो सकती है या कोई और अदर मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक तो कैपेसिटेंस की ये कंडीशन होती है कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम मौजूद हो, उस वक्त कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू कुछ और होती है। अगर मीडियम मौजूद ना हो यानी एयर वगैरह कुछ भी ना हो तो फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये चीजें मेंशन करनी है कि आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो लेट्स से उस पे जो चार्ज स्टोर होगा वो Q होगा, किसी भी प्लेट पे, एदर प्लेट आप पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव प्लेट कह लें, तो चार्ज कितना होगा, Q स्टोर होगा। ठीक है, बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो V होगा। दोनों प्लेटों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल d से आप डिनोट करोगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आप ये देखें कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान चार्ज स्टोर हो जाता है तो बच्चे याद रखिएगा कि दोनों के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ज़ाहिर है यहाँ पे एक आप लिखेंगे कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसको आप E से डिनोट करते हो। क्लियर? तो यानी आपने ये सारे फैक्टर लिखने हैं। अच्छा, फिर ये जो आपकी प्लेट्स हैं ज़रा इनका कुछ ना कुछ एरिया भी है, तो एरिया को आप A से डिनोट करते हो। आपने डिस्टेंस भी इसका बता दिया। ठीक है, अब आप इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखें। और एक चीज है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यानी प्लेट के ऊपर जो चार्ज है पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा से आप इसको डिनोट करते हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी Q/A। आपको मैथमेटिकली आप इसको लिखते हो Q/A। यानी आपके पास यानी कोई भी जो प्लेट है उसको आप इक्वल कुछ पार्ट में आप डिवाइड कर दें, तो एक जो उसका हिस्सा होगा उसको आप यूनिट पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट पार्ट में कितना चार्ज है, इसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। मैथमेटिकली आप इसको Q/A लिखते हैं या आप बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ज़रा दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी उसको आप सिग्मा इज इक्वल टू Q/A इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ फैक्टर गिनवाए हैं जो आपने ये स्टार्ट पे लिखने हैं कि यानी आपके पास बैटरी होगी, उसका यानी वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, दोनों प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस, और स्टार्ट पे आप ये फर्ज करेंगे कि दोनों प्लेटों में के दरमियान जो मीडियम है वो कुछ भी नहीं है, यानी वैक्यूम है। अगर दो प्लेटों के दरमियान मीडियम जो है वो कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, तो फिर जब आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो याद रखिएगा कि उस कैपेसिटेंस को आप C से डिनोट तो करते हो, लेकिन उसके सबस्क्रिप्ट में आप VAC लिख देते हो, यानी C वैक्यूम। ठीक है, तो उस सूरत में जरा कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ और होती है। फिर आप नेक्स्ट एक हेडिंग देंगे कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जब कोई मीडियम मौजूद होगा तो तब क्या कैपेसिटेंस होगी, तो उस वक्त C को आप MED के सबस्क्रिप्ट के साथ लिखेंगे। ठीक है, ये अभी रिटर्न आपको लिख कर देते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये पहले 3-4 फैक्टर्स थे जो आपने माइंड में रखने हैं। अब इन्हीं 3-4 फैक्टर्स को
इकट्ठा करके तो कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 4 इक्वेशंस लिखेंगे। सबसे पहला जो इक्वेशन लिखेंगे वो होगी कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू Q ओवर V, ये आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने VAC लिख दिया, जिसका मतलब है वैक्यूम। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जब यानी उसमें वैक्यूम मौजूद होगा, यानी दोनों मेटालिक प्लेट के दरमियान कुछ भी नहीं होगा, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लिख सकते हैं V ओवर D, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये फार्मूला आता है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं यूज़ किया, उसकी रीज़न ये है कि अब यहाँ पे जस्ट हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी हमारी सिग्मा, उसको आप लिखते हो चार्ज पर यूनिट एरिया यानी Q ओवर A, ये इक्वेशन 3 है आपके पास। और आपने जब गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टू अपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान, वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये गाउस लॉ की एप्लीकेशन से ये फार्मूला आया है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 2 है, E इज इक्वल टू V ओवर D और सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A, ये जो 2 और 3 है इनको यूज करना है इक्वेशन 4 के अंदर, यानी E की ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और सिग्मा की ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 4 में पुट कर देनी है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी E की जगह पे V ओवर D और यहाँ सिग्मा की जगह पे आपने Q ओवर A पुट कर दिया, तो ये आ गया Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, A ओवर एप्सिलॉन नॉट यहाँ ऊपर आ जाएगा और V यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा Q के। Q ओवर V जो है वो आपके पास C के इक्वल है, यानी कैपेसिटेंस के इक्वल है, और ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गई कैपेसिटर की एरिया एप्सिलॉन नॉट और ओवर D। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। अच्छा, अब अगर आप ये देखें सेकंड केस के, अगर आप कोई मीडियम जो है वो इंसर्ट कर दें यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो फिर कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो जस्ट आपने एक फैक्टर जो है वो ऐड कर देना है इसी फार्मूला के अंदर। तो आपने लिख देना है, अब C जो है वैक्यूम नहीं लिखेंगे, आप मीडियम लिखेंगे यानी MED, और यहाँ पे आपने एक फैक्टर एप्सिलॉन R, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से मैंने ये चीज़ समझा दी थी कि क्या होती है, या इसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसको आप किस तरह से मैथमेटिकली डिफाइन करते हो कि यानी ये रेशियो है आपके पास कैपेसिटेंस जब मीडियम मौजूद हो और कैपेसिटेंस जब वैक्यूम मौजूद हो, दोनों कैपेसिटेंस की जो रेशियो है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपने कैपेसिटेंस ही कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर तमाम हो जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।